एंड यहां पर मैंने रखा है एक ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट को किसी सरफेस के ऊपर मैंने ऐसे रख दिया हुआ है। एंड नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू अप्लाई सम अमाउंट ऑफ फोर्स इन इट। मैं इसके ऊपर कुछ फोर्स यहां पर अप्लाई कर रहा हूं। लेट्स से द अमाउंट ऑफ फोर्स इज F. Who is going to tell me what will be the effect of this force? What is the effect of this force? क्या होगा इस फोर्स की वजह से? You have the powers to unmute yourself. So please unmute and let me know the answer. Sir, it can change the motion, rest or motion, state of the motion, or shape and direction. बहुत बढ़िया। काफी सारी चीजें दृष्टि ने इसमें इंक्लूड कर दी। एक तो अगर बॉडी रेस्ट के अंदर है तो पॉसिबल है कि हमारी बॉडी रेस्ट में से किस में आ जाए, मोशन में आ जाए, है ना? पॉसिबल है। अगर बॉडी आपकी ऑलरेडी मूव कर रही है तो हो सकता है उसकी स्पीड बदल जाए, यानी एक्सेलरेट हो जाए। ओके, दूसरी पॉसिबिलिटी ये है। जरूरी नहीं है कि एक्सेलरेशन सिर्फ वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के बदलने पर ही आता हो। देयर इज अनदर फैक्टर विच इज नोन एज डायरेक्शन। सो इफ डायरेक्शन इज चेंजिंग then we can say that yeah, body is being accelerated. तो मैग्नीट्यूड वाइज अगर वेलोसिटी बदल रही है then it's nothing but acceleration. If it is changing with direction को चेंज कर रही है तो भी acceleration है। लेकिन दो चीजें दृष्टि ने ऐसी बताई हैं जो शायद सबने ध्यान नहीं दिया होगा। सो लेट्स चेक कि किसने उन दो बातों पर ध्यान दिया था। एंड फॉर दैट वी आर मूविंग टुवर्ड्स तक्ष। हाय तक्ष। हेलो सर। बच्चे, ये तीन चीजें दृष्टि ने बताई थी, इसके अलावा दो चीजें और बताई थी। कैन यू रिकॉल दैट? शेप एंड साइज। ओह अमेजिंग अमेजिंग, बहुत बढ़िया। शेप एंड साइज। सो दिस चैप्टर, ये जो पूरा चैप्टर है ना, ये चैप्टर इन्हीं दो चीजों के ऊपर डील कर रहा होगा। ये ना तो मोशन के साथ डील करेगा, ना एक्सेलरेशन के साथ, ना उसकी डायरेक्शन के साथ। इनमें से किसी से भी वो डील नहीं कर रहा होगा। ये बॉडी की शेप एंड साइज के साथ डील कर रहा होगा। फोर्सेस एक्ट करेंगे बॉडी के ऊपर, बॉडी के ऊपर फोर्स एक्ट करेगा, फोर्स की वजह से उसका या तो शेप बदलेगा या तो उसका साइज बदलेगा। एंड सो मेनी कैलकुलेशंस आर देयर। सो बी रेडी फॉर दैट। चैप्टर बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आपने देखा कि एक फोर्स तो अपने पास ऐसी कैटेगरी वाला है कि जो मोशन, रुकी हुई ऑब्जेक्ट को मोशन में ला सकता है या मूव करती हुई ऑब्जेक्ट को स्टॉप कर सकता है। एक्सेलरेशन ला सकता है, उसकी मूव करने की डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। ये जो शेप एंड साइज को चेंज करने वाला फोर्स है ना, इसका एक स्पेशल नाम है। किसी को पता है क्या? व्हाट इज द स्पेशल नेम ऑफ दैट फोर्स which can change the shape and size of the body? जितने लोग नोट्स को देख रहे हैं ना, एकदम सही काम कर रहे हैं, क्योंकि पहली लाइन स्टार्ट ही वहीं से होती है। तो वो मेरे को आंसर दे सकते हैं। Deforming force. Oh wow, wow, wow. So the name of that force is deforming force. डिफॉर्मिंग फोर्स। यार मैंने ये तो बता दिया आपको, बट अगर मुझे एग्जाम में लिखना है ना, तो मैं ऐसे लिख करके पूरे मार्क्स अचीव नहीं कर सकता हूं। तो इसका स्टेटमेंट मुझे क्रिएट करके प्रथम भाई साहब दे रहे होंगे, प्रथम सरैया। हेलो प्रथम, आर यू देयर? नो सर, आई एम नॉट देयर। लेट मी एंजॉय। मेरे को थोड़े मजे करने दो। आदित्य से पूछते हैं। यार ये बंदे ने भी वीडियो ऑफ रखना चालू कर दिया। Sir, the force by which shape and size of the body deforms. ओ हो, क्या बात है आदित्य, वेरी गुड।
बहुत बढ़िया. So you were attentive in the class. I thought के वीडियो ऑफ रखा है, so कौन है कनेक्टिंग टू ऑडियो? ओके, कोई बात नहीं. चलिए, great. So as Aditya told us that what do we mean by deforming force? तो सबसे पहले तो जब ये डिफॉर्मिंग फोर्स की बात आप कर रहे हो तो ये एक टाइप का फोर्स है. सो अ फोर्स वो क्या कर सकता है? It can change the shape and size of the body. So a force which can change shape and size. जरूरी नहीं है कि शेप एंड साइज दोनों साथ में चेंज हो. शेप चेंज हो सकता है या साइज भी चेंज हो सकता है. तो कई बार डेफिनेशन में आपको यहाँ पे एंड की जगह पे और भी दिखेगा. सो डोंट बी अफ्रेड ऑफ दैट. उससे डर नहीं जाना तुम कि सर ने तो एंड बोला था, यहाँ तो और दिया हुआ है. अरे ठीक है यार, अब जरूरी नहीं है कि दोनों चीजें वहां पर चेंज हो सकता है दोनों में से कोई एक ही चेंज हो रही हो. सो अ फोर्स विच कैन चेंज शेप एंड साइज या शेप और साइज of a body. संतृप्त इसको हम क्या बोलेंगे बच्चे? ऐसे फोर्स को हम क्या बोलेंगे which can change the shape or size of the body? Deforming force. Deforming force. Very good. This force is known as deforming force. I hope ये definition आप सबको clear है. पूरे चैप्टर के अंदर जैसे दाल के अंदर जब तक आप तड़का नहीं लगाओ ना, फ्राई नहीं करो उसको, तब तक मजा नहीं आता ना. सो दिस इज द तड़का ऑफ योर दाल विच इज नोन एज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स. तो यार अगर तुमको ये डिफॉर्मिंग फोर्स के कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत रह गई ना तो प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है. तो पहले तो डेफिनेशन हमारी बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए. एंड द डेफिनेशन इज ऐसा फोर्स जो बॉडी के शेप और साइज को, इन दोनों में से किसी भी एक को या दोनों को चेंज कर सकता हो, उसी का नाम क्या है? डिफॉर्मिंग फोर्स है. और कोई दूसरा फोर्स नहीं है डिफॉर्मिंग फोर्स. ठीक है? ऐसा नहीं कि तुमने अपने दोस्त को चाटा मारा, उसका गाल पिचक गया, तो वो तुम्हारा डिफॉर्मिंग फोर्स नहीं है. वो भी डिफॉर्मिंग फोर्स है. ओके? क्योंकि उसने उसकी जो गाल है उसके शेप एंड साइज को चेंज कर दिया है. And because उसने बॉडी के शेप एंड साइज को चेंज किया हुआ है, so we can say that yeah, it is a kind of deforming force. क्यों जैनिल, एग्री करते हो इस बात से? जैनिल ने रिस्पॉन्ड नहीं किया, सिर्फ स्माइल देके छोड़ दिया. चलिए कोई बात नहीं, एटीट्यूड वाला बंदा है भाई. चलिए, so this is what we call a deforming force. लेकिन डिफॉर्मिंग फोर्स की वजह से कैसे बॉडी का शेप और साइज चेंज होता है, किस तरीके से? क्या आप इसको ऐसे ही रख करके फोर्स अप्लाई करोगे तो बॉडी जो है वो डिफॉर्म हो जाएगी? सो द आंसर इज नो, ऐसा पॉसिबल नहीं है. यू मे आस्क मी अ क्वेश्चन, सर क्यों 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 हमारे साथ इतना जुल्म किए जा रहे हो आप? हर बात के ऊपर कोई ना कोई नई थियरी ला करके रख देते हो. सो चलिए मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूं विद द एग्जांपल ऑफ अ बुक. एक बुक मैं आपको दिखाता हूं और उसमें मैं आपको बताता हूं कि कैसे बॉडी का शेप एंड साइज चेंज होता है. यार इसने तो पूरी स्क्रीन ही कवर कर लिया है मेरे ख्याल से. चलिए, सो ये एक हमारे पास बुक है. लेट मी शो द थिकनेस ऑफ द बुक. कुछ इतनी थिक है. ओके, हालांकि तुम लोग एडवांस वाले हो, इसके लिए तुमको बुक्स की थिकनेस से डर तो नहीं लगता होगा, क्योंकि ये हो गया होगा कि सर आदत पड़ गई है अब तो ऐसी किताबों की. तो कोई नहीं, मैं फिर भी आपको थोड़ा डराने का ट्राई कर रहा हूँ. चलिए, अगर मैं इस पर बच्चे इस तरीके से मेरी बुक रखी हुई है और मैं इस पर इस तरीके से फोर्स अप्लाई करता हूं ऐसे, तो ये मूव करने लग गई. ठीक है? लेकिन अगर मैं इसके चारों तरफ से इसको फिक्स कर दूं, इधर से भी मैं कुछ लगा दूं फिक्स करने के लिए, यहाँ पे फिक्स करने के लिए कुछ लगा दूं, इस तरफ भी फिक्स करने के लिए कुछ लगा दूं, इधर भी फिक्स करने के लिए कुछ लगा दूं, एंड देन मैं इसको पुश करना चालू करूं, पूरी ताकत से पुश कर दूं, तो आप पाओगे कि ये थोड़ी सी कंप्रेस हो जाती है.
थोड़ा सा इसका जो वॉल्यूम, नॉर्मली जो ये एकदम फूले फूले पेज थे इसके, वो अब क्या हो जाते हैं, थोड़े से स्टिक हो जाते हैं एक दूसरे के साथ, कंप्रेस हो जाता है। आई होप समझ पा रहे हो आप क्या बोलना चाहता हूं मैं। तो अगर बॉडी के शेप एंड साइज को चेंज करना है तो क्या खास काम आपको करना पड़ेगा, बताइए। व्हाट इज द स्पेशल थिंग यू हैव टू डू व्हेन यू वांट टू चेंज द शेप और साइज ऑफ द बॉडी? वॉलंटियर कर सकते हो आप, अपनी तरफ से आंसर बोल सकते हो। नो, ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं आपसे ही पूछूं। अच्छा मेरे को ये बताओ कि मेरे उस फोर्स की वजह से ये मेरी बुक मूव कर सकती थी क्या? जैनिल ने नॉड किया, यानी कि नहीं कर सकती थी, ठीक है। और कोई भाई मेरे को बताओ कि क्या वो मूव कर सकती थी उस फोर्स की वजह से? नो सर। नहीं कर सकती थी, बिल्कुल करे। क्यों नहीं कर सकती थी? क्योंकि उसको तो तुमने यार पैक कर दिया था ना चारों तरफ से। कहां को जाएगी? इधर जाना चाहेगी तो उधर तुमने दीवार बना रखी है, उस तरफ जाना चाहेगी उधर तुमने दीवार बना रखी है। मतलब तुम ही धक्के भी मार रहे हो और तुम ही जाने भी नहीं देना चाहते हो। ये क्या चल रहा है तुम्हारे लाइफ में? ऐसा हो रहा था। तो एक तो केस ये हो गया। क्या वो रोटेट कर सकती थी उस फोर्स की वजह से? अगेन आंसर इज नो, नहीं कर सकती थी। क्यों नहीं कर सकती थी? तुमने तो फिक्स कर रखा था यार, चारों तरफ से तो बांध रखा है उसको। कहां तुम खुद ही जाने नहीं देना चाहते हो और खुद ही उसको घुमाना भी चाहते हो, नहीं चल पाएगा। सो ना तो वो मूव कर सकती थी, ना तो वो रोटेट कर सकती थी, और तब तुमने उसके ऊपर क्या लगा दिया? एक फोर्स लगा दिया। तो उस फोर्स का कुछ ना कुछ तो इफेक्ट दिखाई पड़ेगा। एंड दैट इफेक्ट, वो जो हमको मिलता है, वो उसकी शेप एंड साइज में चेंज के तरीके से दिखाई पड़ता है। होप आपको ये बात समझ में आ रही है। Yes, sir. Sir, can you repeat it once again? बिल्कुल, क्यों नहीं। देखिए, हम क्या कर रहे थे, हमने बॉडी के सभी तरीके के जो भी मोशन थे ना, उनको रोक दिया। मोशन किसी भी टाइप का नहीं होने देना चाहते, ना तो रोटेशनल मोशन, ना रोटेट होने देंगे, ना उसको लीनियर मोशन करने देंगे, यानी ट्रांसलेशनल मोशन भी नहीं होने देंगे। ना ट्रांसलेशनल मोशन होने देंगे, ना रोटेशनल होने देंगे। उस कंडीशन में जब तुम फोर्स लगाते हो तो मजबूरी में बॉडी को उस इफेक्ट को बताने के लिए अपने शेप एंड साइज को क्या करना पड़ता है? चेंज करना पड़ता है। और वो जो फोर्स तुमने अप्लाई किया है, दैट फोर्स इज नोन एज डिफॉर्मिंग फोर्स। अब अभी इसका एग्जाम्पल तुमको थोड़ा कम क्लियर होगा, पर मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। एक पेप्सी का कैन आता है ना, वो स्टील टाइप का कैन आता है, आप उसको ले लो, ठीक है। आपने किया होगा, मैं तो बड़ा करता हूं। उस कैन को मैं क्या करता हूं? क्रश करना चालू करता हूं। तो क्रश करने के लिए क्या करते हैं पता है? अपन दोनों हाथ में उसको ले लेते हैं एंड देन उसके बाद मूव नहीं होने देते हैं उसको, मतलब निकल ना जाए कहीं। और फिर वो सॉन्ग आ रहा होता है, कहीं निकल न जाए, कहीं निकल न जाए, हमारी बॉडी से प्राण रहे। ओके। तो तुम उसके ऊपर जुल्म कर देते हो और उसको ऐसा कंप्रेस करते हो कि वो बेचारा पिचक जाता है एकदम। उसकी जो शेप एंड साइज है ना, जो पहले सर्कुलर सा दिख रहा था, वो अब एकदम अजीबो गरीब शेप में ले जाके उसको पहुंचा देते हो। होता है कि नहीं होता है? किया है क्या कभी तुम लोगों ने? किसने किसने ऐसा कुछ किया है? प्लीज गिव मी अ थम्स अप, सो रिलेट कर पाऊं कि ये बदमाश है। भाई मैंने तो किया हुआ है, सो मैं एक बार थम्स अप दे देता हूँ। ओके, चैनल मेरे साथ है, वाओ। दृष्टि ने भी ये काम किया, गुड। संतृप्त भी है, ओके। ध्वनित भी है, विराज भी है इस काम में, वाओ, अमेजिंग। आज ये सारे उड़ क्यों रहे हैं? चलिए, सो ओके। सो मोस्ट ऑफ लोगों ने ये काम किया है। सो आपने देखा कि उसको क्रश करने से पहले हम क्या करते थे? उसकी मोशन को कंस्ट्रेन कर देते थे, रोक देते थे कि भाई अब तू जा नहीं सकती कहीं पे भी। और फिर उसके बाद उसको आप प्रेस कर देते थे, जो शेप एंड साइज क्या हो जाता था? चेंज हो जाता था। इट मींस अगर आपको बॉडी के शेप एंड साइज में चेंज लाना है तो उसकी मोशन को रोक देना पड़ेगा, ना तो वो रोटेट हो पाए और ना ही वो ट्रांसलेशनल मोशन में जा पाए। इन दो चीजों को रोक देना पड़ेगा। देन वो क्या होगा? उसकी या तो लेंथ बदल जाएगी, या तो वॉल्यूम बदल जाएगा, या तो एंड दैट कुछ, वो जो कुछ है, जो कुछ हो रहा है वहां पे,
दैट इज नथिंग बट डिफॉर्मेशन। और जिस फोर्स से आपने ये डिफॉर्मेशन लेके आए हो, दैट फोर्स इज कॉल्ड डिफॉर्मिंग फोर्स। अगर सबको ये डेफिनेशन डिफॉर्मिंग फोर्स की क्लियर है तो प्लीज गिव मी अ थम्स अप, क्योंकि इसी के आधार पे बाकी और सारी चीजें आने वाली है। हृदय, विराज, देवांश, विधान, अमर्त्य, अंशुल, प्रथम, इरेजर जो आता है तुम्हारा, उसको भी बेंड करके देखो, यू विल फाइंड कि यार अगेन ये क्या हो जाता है, थोड़ा बेंड किया अपने आप, फिर वो अपना जो ओरिजिनल शेप एंड साइज है वो गेन कर लेता है। अब कुछ लोग मेरे को ये बोलेंगे कि सर हमने तो एक बार करके देखा था, 2 टुकड़े हो गए थे उसके। तो भाई हो जाता है, एक लिमिट के बाद हर एक चीज खराब हो जाती है, टूट जाती है। तो मैं एक लिमिट में रह के ऐसा करने को बोल रहा हूँ। तो अगर तुम उस लिमिट में वो फोर्स अप्लाई करोगे तो वो अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज को गेन कर लेगा या नहीं? हाँ या ना? Yes, sir. ग्रेट। सो एक तो वो बॉडीज हो गई जिन पर पहले जब तुमने फोर्स लगाया तो उनका शेप एंड साइज बदल जाता है, एंड जब तुम फोर्स लगाना बंद कर देते हो, खत्म कर देते हो फोर्स लगाना, तो उनका ओरिजिनल शेप एंड साइज क्या हो जाता है? रीगेन हो जाता है। यस और नो? Yes, sir. बट सामने ही आपके पास कुछ ऐसे मटेरियल्स भी है, लाइक ये प्लास्टिक। अब बोलोगे सर कहां का कचरा उठा लाए हो ये सब आप? ये प्लास्टिक है, ठीक है। मैं इसको खींचूंगा, पहले शुरू में देखो मैं सच में खींच रहा हूं, बिलीव मी, मैं सच में इसको खींच रहा हूं। खींचने पे पहले तो ये खींचेगा नहीं, लेकिन मान लो एक बार कहीं खिंच गई तो फिर उसके बाद ये ओरिजिनल शेप एंड साइज में वापस आ पाएगी नहीं। आ पाएगी क्या? No, sir. यस। No, sir. ऐसे मटेरियल्स जिन पे तुम ये डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करना बंद कर दो तो अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज को रीगेन कर लें, दे आर नोन एज इलास्टिक मटेरियल्स। और ऐसे मटेरियल्स जिन पे आप एक्सटर्नल जो डिफॉर्मिंग फोर्स है उनको लगाना बंद करने के बाद भी अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज को रीगेन नहीं कर पाए, दे आर नोन एज प्लास्टिक मटेरियल्स। ये जो प्रॉपर्टी थी इन मटेरियल्स के पास, दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज इलास्टिसिटी। और इन मटेरियल्स के पास ये जो प्रॉपर्टी है, दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज प्लास्टिसिटी। तो भाई इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी क्या है? मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट आर द इलास्टिक मटेरियल्स, तो इलास्टिक मटेरियल्स आर दोज मटेरियल्स which can regain its shape and size after removal of deforming। अरे बोला ही नहीं किसी ने, बेइज्जती कर दी। कोई नहीं, ठीक है, डिफॉर्मिंग फोर्स आएगा, मैं ही बोल देता हूं, मैं अपना ही सपोर्ट कर लेता हूं। चलिए, सो when a body can regain its original shape and size after removal of external force या deforming force, then it is said to be a elastic body, and when it is not able to do so, then it is called plastic body. This property is known as elasticity and this property is known as elasticity। भाई सबको ये क्लियर है क्या? प्लास्टिक बॉडी क्या है, इलास्टिक बॉडी क्या है, और प्लास्टिसिटी इलास्टिसिटी क्या है? सो थम्स अप दे दो एक बार। गुड। तो अब ये समझने के बाद मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं, देखते हैं कौन आंसर कर पाता है। मेरे पास एक आयरन की नेल है, लेट्स से ये अपनी एक आयरन की नेल है, ठीक है, और दूसरा एक रबर है। इन दोनों में से ज्यादा इलास्टिक कौन है? विच वन इज? Iron rod. Iron rail. अरे अरे अरे, कैसे कैसे भाई, कैसे? सर ऐसे क्वेश्चन में जो वियर्ड सा ऑप्शन होता है ना, वही करेक्ट आंसर होता है, इसीलिए हमने यहाँ पे तुक्का मार दिया है। एंड बाय द वे योर तुक्का इज करेक्ट।
सो तमारो तुक्को साचो छे। तो अब आप मेरे को बताइए क्यों ऐसा होता है, क्यों हम आयरन की जो नेल थी उसको इलास्टिक ज्यादा मानते हैं एज कंपेयर टू रबर। Sir, elasticity is a property to resist the deforming force, and iron nail has more power to resist the force. करेक्ट है दृष्टि, एकदम सही है, एकदम सही है, वेल सेड। कि यार इलास्टिसिटी जो है ना वो डिफॉर्मेशन को रेजिस्ट करने का काम करती है, कि डिफॉर्मेशन नहीं होने देगा। एज यू कैन रिकॉल द, देखो इलास्टिक समझ में, जैसे ही आप इलास्टिक बॉडी दिमाग में आती है ना, तो आपके दिमाग में एक ही चीज आता है कि यार वो खिंच जाएगी। तो जब आपको ये बोला जाएगा कि विच वन इज मोर इलास्टिक, तो कौन ज्यादा खींच सकता है, आप ऐसा सोच लोगे। तो वो वही थॉट प्रोसेस ही आपकी गलत हो जाती है। इलास्टिसिटी क्या है कि ओरिजिनल साइज एंड शेप को रीगेन करने की प्रॉपर्टी है। वो आपका रबर उतना नहीं कर सकता है जितना ये आयरन कर सकता है। दैट्स व्हाई आयरन इज मोर इलास्टिक एज कंपेयर टू रबर। होप ये चीज आपको क्लियर होगी। Yes, sir. ग्रेट। सो अगर हम पूछें आपसे कि क्या कोई बॉडी ऐसी है दुनिया में जिसको आपने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया पहले, और डिफॉर्मिंग फोर्स की वजह से शेप एंड साइज क्या हो गया, शेप एंड साइज उसका क्या हो गया, चेंज हो गया, ठीक है। और ये शेप एंड साइज चेंज होने के बाद जब तुमने इस फोर्स को लगाना बंद कर दिया, व्हेन यू स्टॉप्ड अप्लाइंग द डिफॉर्मिंग फोर्स, क्या कोई बॉडी दुनिया में ऐसी है जो फिर अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज में आ जाए पूरा? Sir, sponge. Drishti, here I am talking about solids only. Sponge is not a solid material. So somehow you are correct, but according to the context of this chapter, you are not. I'm so sorry to tell you. चलिए, वेल ट्राइड। और कोई ट्राई करेगा क्या? क्या दुनिया में कोई ऐसा सॉलिड मटेरियल है कि जिस पर आप पहले डिफॉर्मिंग फोर्स लगाओ, उसका शेप एंड साइज चेंज हो जाए, ठीक है, और फिर तुमने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाना बंद कर दिया तो वो पूरा 100% अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज को रीगेन कर ले? ऐसा होता है क्या? कोई ऐसी बॉडी किसी के ध्यान में है क्या? यार आंसर तो करना पड़ेगा, नहीं तो आगे बढ़ नहीं पाएंगे। रबर बैंड, अगेन आस्था, रबर बैंड भी जो है वो एक सॉलिड के अंदर आप नहीं कंसिडर कर सकते हो बच्चे। वो सॉलिड एंड एक अलग ही तरीके का सॉलिड है। वो हम एक मैकेनिकल प्रॉपर्टीज जिसकी हम बात कर रहे हैं इस चैप्टर के कंटेक्स्ट में, नहीं हो सकता है। स्प्रिंग प्रांशु का आंसर है। ओके, और कुछ? चलिए, सो आपके दिमाग को और ज्यादा दुख नहीं देते हैं, और ज्यादा पेन नहीं देते हैं हम, मैं आपको बता देता हूं इसका आंसर। दुनिया में ऐसी कोई सॉलिड बॉडी नहीं है जो डिफॉर्मिंग फोर्स के हटने के बाद अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज को 100% रीगेन कर ले। ऐसी दुनिया में अभी तक कोई बॉडी नहीं है। और अगर ऐसी कोई बॉडी होती तो उसको हम नाम देते परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। ऐसी अगर कोई बॉडी दुनिया में होती तो उसे हम क्या नाम देते? परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। नाउ यू मे आस्क मी अ क्वेश्चन कि सर आपको कैसे पता चला कि पूरी दुनिया में कोई ऐसी बॉडी नहीं है कि जिसका हम डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएं, शेप एंड साइज बदल जाए और हटाने के बाद वो ओरिजिनल शेप एंड साइज में वापस ना आए? जरूर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा कि आप तो गप्पा मार दे रहे हो कहीं से भी, हम तो सही थे। तो ऐसा नहीं है। ये चीज मैं आपको बताता हूं। केमिस्ट्री में आपने पढ़ा हुआ होगा इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड के बारे में। तो जब आप इनको कंप्रेस करते हो, लेट्स से आप इसको
पूरी तरह से जितनी ताकत है उससे कंप्रेस कर दे रहे हो, तो वो इंटरमोलिकुलर बॉन्ड की जो लेंथ होती है, किसी को पता है किस ऑर्डर में होती है? कोई भी आंसर कर सकता है। हर्ष कुछ बोल रहा था बट म्यूट था उस टाइम पे। यस हर्ष। चलिए कोई बात नहीं। 10⁻⁻12 के ऑर्डर की होती है। 10⁻12 मीटर के ऑर्डर की ये बॉन्ड लेंथ अपनी लगभग लगभग जाती है, जिसको पिकोमीटर आप बोलते हो। तो इतनी छोटी बॉन्ड लेंथ में भी जब ये थोड़ा बहुत कॉन्ट्रैक्शन होता है ना फोर्स अप्लाई करने की वजह से, तो ये पूरे के पूरे बॉन्ड फिर से उतनी ही लेंथ के हो पाते नहीं है, रीगेन पूरे नहीं हो पाते। और थोड़ा सा भी अगर लेंथ में वेरिएशन आ गया तो उसका साइज एकदम माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। मतलब ये है कि चेंज तो हो जाता है, 100% ओरिजिनल शेप एंड साइज को गेन कर पाता नहीं है। एंड बिकॉज इट इज नॉट एबल टू गेन 100% ऑफ इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज, सो वी कैन नॉट कॉल इट अ परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। सो क्या दुनिया में कोई परफेक्टली इलास्टिक बॉडी है? अवीश? No, sir. नहीं है। ओके। दुनिया में, पूरी दुनिया में कोई भी ऐसी बॉडी नहीं है जो परफेक्टली इलास्टिक कही जा सकती हो। रीजन बीइंग कि अगर आपने फोर्स अप्लाई किया तो शेप और साइज इन दोनों में से कुछ ना कुछ चेंज होने वाला है। चेंज हुआ, डिफॉर्मिंग फोर्स आपने हटाया, बॉन्ड लेंथ जो है वो थोड़ी सी ही सही लेकिन चेंज हो जाएगी। और एक बार अगर वो चेंज हो गई तो ओरिजिनल शेप एंड साइज 100% रीगेन हो सकता नहीं है। दैट मीन्स देयर इज नो बॉडी इन द वर्ल्ड which can be said as or treated as perfectly elastic body। तो कोई मेरे को डेफिनेशन बता पाएगा क्या इतनी पूरी कहानी पर से परफेक्टली इलास्टिक बॉडी से, बॉडी की? अमर्त्य? अमर्त्य, आई एम टॉकिंग टू यू। कैन यू टेल मी द डेफिनेशन ऑफ परफेक्टली इलास्टिक बॉडी? नो सर। ओके, ठीक है, चलिए प्रांशु से बात करते हैं। हेलो प्रांशु। Is also not responding. Good. बहुत बढ़िया। विधान? मेरी आवाज तो जा रही है ना कि मैं ऐसे ही कुछ बके जा रहा हूँ और इनको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं नाम ले रहा हूँ इनका? तीनों ने रिस्पॉन्ड नहीं किया सब। अंशुल? ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू रिमूव दोज स्टूडेंट्स जिन्होंने दीजिए। Sir, perfectly elastic body is an hypothetical body which regains its original shape and size after a deforming force is applied on it. ग्रेट। अच्छा, अब दृष्टि बार बार ये जो शेप एंड साइज है ना, इसको यूज करने के बजाय एक स्टैंडर्ड वर्ड मैं आपको दे देता हूं। तो क्या होगा ना कि बार बार शेप एंड साइज ऐसा यूज करने में ऑकवर्ड सा फील करता है। तो अब क्या करते हैं, एक नया वर्ड मैं आपको बता देता हूं, आपको मतलब सभी लोगों को, और उस वर्ड को हम शेप एंड साइज की जगह पर यूज करेंगे। एंड दैट इज, क्या है ये? कॉन्फ़िगरेशन। ओके, सो अगर कोई बॉडी पर जो डिफॉर्मिंग फोर्सेस एक्ट कर रहे थे उनको आपने रिमूव कर दिया और उसके कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज नहीं हुआ, उसने अपने ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को, शेप एंड साइज को मैं क्या बोल रहा हूं, कॉन्फ़िगरेशन, ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को रिटेन कर लिया, फिर से गेन कर लिया, तो दैट बॉडी विल बी नोन एज परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। संतृप्त, एक बार डिफाइन कर दो बच्चे, इस डेफिनेशन को बता दो। Sir, perfectly inelastic body is a body on which the deforming force is applied and its configuration changes and comes back
origin and come back to original shape or configuration. गुड संद्रुप, बस मैं इसको क्या करता हूँ, थोड़ा सा मसाला डाल के एक अच्छा एक सीक्वेंस में ला देता हूँ हर एक चीज को। तो देखो, first what we are doing, we are removing this deforming force. Okay, we are removing this deforming force, and what is happening, body is regaining its original configuration. After removal of this deforming force, the body is regaining its original configuration. That type of bodies are known as perfectly elastic bodies. So if on removal of deforming force, the body regains its original configuration 100% or perfectly or totally, then the body is said to be perfectly elastic body. उसी को हम perfectly elastic body कहेंगे. So this was all about perfectly elastic body. पर पूरी दुनिया में ना तो कोई perfectly elastic body है और ना तो कोई perfectly Sir? plastic body है. Yes. Sir, can you repeat the definition you just said, sir? Your voice is breaking. Sure, I can. Listen, what we are doing, we are first removing this. We are removing this deforming force. So the definition starts with, if on removing the deforming force, a body can regain its original configuration by 100% or completely or totally, जो भी word आपको सूट करता हो, then the body is said to be perfectly elastic body. I'm repeating it for the last time. Please listen carefully. If on removing the deforming forces, the body regains its original configuration completely or by 100%, then the body is said to be perfectly elastic body. Hope आपने अगर नोट करना होगा तो नोट कर लिया होगा, या लर्न कर रहे हो तो लर्न हो गई होगी. Okay. So this was all about elastic bodies. Now moving towards the plastic bodies. What do we mean by plasticity and plastic bodies? तो जो काम यहां पर हो रहा था उसका उल्टा काम यहां पर होगा. यहां पर क्या हो रहा था, कंप्लीटली ओरिजिनल शेप एंड साइज को रीगेन कर लेना चाहिए, तब उसको हमने परफेक्टली इलास्टिक बॉडी बोलना है. तो परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी में आप क्या बोलोगे कि यार बिल्कुल भी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में, रत्ती भर भी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन की तरफ ना जा पाए. यहां 100% बैक था, 100% बैक था, और यहां 0% बैक है. तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो ऐसी बॉडीज को हम प्लास्टिक, परफेक्टली प्लास्टिक बॉडीज कहेंगे. आस्था मुझे इसकी डेफिनेशन बताएगी. Perfectly plastic body is a body which does not regain its original configuration at all when the deforming force is stopped to be applied. Very good. So that is known as the perfectly plastic body. बहुत बढ़िया आस्था, great. Okay. So ये हमारे पास कंडीशन है perfectly plastic body की and perfectly elastic body की. पर again coming to the रियल वर्ल्ड, दुनिया में ना तो कोई परफेक्टली इलास्टिक बॉडी है और ना तो पूरी दुनिया में कोई परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी है. अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर जब ऐसा कुछ है ही नहीं तो पढ़ा क्यों रहे हो, छोड़ो ना, क्यों पीछे पड़ गए हो इसके. तो भाई मेरे, इसी को रेफरेंस मान करके बाकियों की इलास्टिसिटी और बाकियों की प्लास्टिसिटी डिफाइन की जाती है. बोलोगे सर ये तो पुराने तुक्के आप लोग मारते चले आ रहे हो, मतलब जहां पर भी आपको नया कॉन्सेप्ट देना होता है दे तो देते हो, उसके बाद कुछ भी गप्पे मार देते हो कि इसको रेफरेंस ले लिया, इसको ये कर लिया. नहीं, सही बता रहा हूँ, ऐसा सच में है. तो अगर बॉडी ने परफेक्टली इलास्टिक बॉडी इलास्टिसिटी का रेफरेंस है, और जो परफेक्टली प्लास्टिक बॉडीज हैं वो प्लास्टिसिटी के लिए रेफरेंस के फॉर्म में सेट की जाती हैं. सो आई होप ये सारी डेफिनेशन आपको क्लियर होंगी. 5 डेफिनेशन अभी तक हम कवर करवा चुके हैं. कोई मुझे उन 5 डेफिनेशन के नाम बता पाएगा क्या? सिर्फ डेफिनेशन का नाम बताना है. Sir, deforming force, elasticity, बिल्कुल. plasticity, फिर plasticity, Yes. perfectly elastic body and perfectly plastic body.
बहुत बढ़िया। और इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी के अंदर ही दो डेफिनेशन हमने और इंक्लूड कर दी थी, इलास्टिक बॉडी और प्लास्टिक बॉडी की। सो टोटल नंबर ऑफ डेफिनेशंस आर 7 डेफिनेशंस अभी तक हमने कंप्लीट कर ली हुई है। दैट्स गुड, काफी अच्छी स्पीड में चल रहे हैं हम, आधे घंटे के ऊपर हो चुका है एंड 7 डेफिनेशन हमने फिनिश करी है। चलिए सो नेक्स्ट जो पार्ट आता है हमारे पास, दैट इज इलास्टिक लिमिट। ठीक है, तो मुझे एक रबर एक स्टूडेंट ने ला करके दे दिया कि सर लो ये एक रबर ले लो और आप जो एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो कंडक्ट कर लो, मतलब जो करना है आप इसका करो। ठीक है, तो मैंने उठा लिया वो रबर। अब मैं उससे एक्सपेरिमेंट शो करने लगा बच्चों को कि देखो ये इलास्टिसिटी कैसे काम कर रही है, क्या इलास्टिसिटी है, ये सब बताने लगा। ठीक है, तो पहले मैंने रबर को थोड़ा सा खींचा, बच्चे ध्यान नहीं दे रहे थे, बोलते हाँ ठीक है सर चलो जो करना है करना। फिर थोड़ा और मैंने खींचा, बोलते हाँ ठीक है करो ना। और मैं जब उसको रिलीज करता था तो बैक आ जाती थी। बच्चों को इंटरेस्ट तब आया जब मैंने ढेर सारा खींच करके रबर को तोड़ दिया। तब बोलते सर अब कहाँ गई आपकी पूरी कहानी, अब तो गड़बड़ हो गई ना। तो ये जो था ना, यहीं से जन्म लेती है, यहीं से बॉर्न होती है डेफिनेशन ऑफ इलास्टिक लिमिट। यहीं से बर्थ हुआ है इलास्टिक लिमिट की डेफिनेशन का। यानी कि तुम किसी ऑब्जेक्ट को खींचो और वो अपनी ओरिजिनल साइज में वापस आ जाए, ये एक हद तक ही होता है। उस हद के आगे अगर आप निकल जाते हो, तो हद से ज्यादा अगर कभी आप हो गए, तो उस टाइम पर या तो वो ब्रेक हो जाएगी या तो वो अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज में बैक नहीं आ पाएगी, वापस नहीं आ पाएगी। और यहीं से ये टर्म डिफाइन हुआ है इलास्टिक लिमिट। ओके, तो ये इलास्टिक लिमिट है क्या, अब उसको हम एक टेक्निकल टर्म्स में डिफाइन करते हैं। तो लेट्स से मैंने पहले अपनी जो रबर था उस रबर के ऊपर 1 न्यूटन का डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया। ठीक है, ये रबर था, इसके ऊपर मैंने 1 न्यूटन का डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया और बड़े मस्ती से इस रबर ने अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज को रीगेन कर लिया। रबर को मजा आ गया, क्या चलो घुमा दिया इस पे। ठीक है, फिर इसके बाद मैंने इसके ऊपर 2 न्यूटन का फोर्स लगाया। मैं भी जिद्दी, रबर भी जिद्दी। ठीक है, तो मैंने अप्लाई किया 2 न्यूटन का फोर्स। 2 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करने के बाद भी रबर बोलता है ओ भाई अभी तेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं आई है कि तू मेरे को तोड़ सके। तो ये 2 न्यूटन पे भी अपने आप को क्या करता है, रीगेन कर लेता है। मैंने बोला ठीक है मैं और ट्राई करता हूं, मैंने और मेहनत करी और इसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया। अब मैंने इसको कितना बना दिया, 3 न्यूटन का फोर्स बना दिया। तो देख लो जैसे जैसे मैं फोर्स बढ़ाते जा रहा हूं ना, उसके करस्पॉन्डिंग इसका डिफॉर्मेशन भी बढ़ाते जा रहा हूं। और इसके बाद भी रबर जो है ना वो एकदम महाराणा प्रताप की तरह डटा रहा युद्ध के मैदान में और हमसे लड़ता रहा। वो लगातार बोलता है कि तुम 3 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो, मैं रीगेन कर लूंगा अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज को। कर लिया उसने रीगेन। अब मेरी भी खोपड़ी खराब हो गई। मैं बोला यार हद हो गई, मैं इतनी देर से इसको बोल रहा हूँ टूट जा टूट जा टूट जा, टूट ही नहीं रहा है। अब जैसे ही मैंने मोर देन 3 न्यूटन, 3 से 4 न्यूटन नहीं बोल रहा हूं है ना, मोर देन 3 न्यूटन का यानी 3.001 भी अगर मैंने फोर्स लगाया तो ये जो रबर है मेरा वो क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है। तो किस मैक्सिमम फोर्स तक, किस मैक्सिमम डिफॉर्मिंग फोर्स तक ये अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज तक जा पा रहा था, कौन मेरे को बताएगा ये आंसर। What was the maximum force, deforming force, till which it was able to regain its original shape and size? 3 Newton. 3 न्यूटन। 3 न्यूटन। सभी लोग एग्री करते हो क्या इस बात पे, 3 न्यूटन पे? उससे ज्यादा होने पे क्या हो गया था? रबर टूट गया। यस, मटेरियल जो है हमारा वो ब्रेक हो गया था, टूट गया था। सो डेफिनेशन यहीं से हमारी बनती है इलास्टिक लिमिट की। सुनना बात को ध्यान से, दिस इज द मैक्सिमम डिफॉर्मिंग फोर्स। ये आपका क्या है, मैक्सिमम डिफॉर्मिंग फोर्स है। सो द मैक्सिमम डिफॉर्मिंग force, the maximum deforming force up to which body can regain its original shape and size, यही है।
बॉडी कैन रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज। अब अगर मैं आपको इसको और शॉर्ट में करने के लिए बोलूं तो आपको पता चल जाना चाहिए, जिस प्रॉपर्टी की वजह से बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज को रीगेन करती है, उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं इलास्टिसिटी। यस और नो? अरे यार हाँ या ना? Yes, sir. ओके, यस में दम तो नहीं था, बट ठीक है, चलो मान लेते हैं। चलिए, सो द मैक्सिमम डिफॉर्मिंग फोर्स अप टू विच बॉडी कैन रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज, या इसी को हम बोलते हैं बॉडी कैन retain its इलास्टिसिटी। क्योंकि बॉडी जिस प्रॉपर्टी की वजह से अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज को रीगेन कर रही थी, उसी को हमने उसकी इलास्टिसिटी कहा हुआ था। तो यहां पर ये लिखने के बजाय कि इट कैन रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज, तो अब हमने यूज कर लिया वर्ड रिटेन इट्स इलास्टिसिटी। दैट इज नोन एज इलास्टिक लिमिट। दिस थिंग इज नोन एज इलास्टिक लिमिट। So the maximum deforming force up to which body can retain its elasticity, that is known as elastic limit. भाई किसी को दिक्कत है तो please raise your hand. जिन्होंने वीडियो ऑफ रखा है उनको खास मैं बोल रहा हूँ, प्लीज अगर आपको कहीं भी दिक्कत है तो लेट मी नो, क्योंकि ना तो तुम मेरे को फेस वाइज कहीं पे दिख रहे हो कि मैं आपके फेस पर आने वाले क्वेश्चन मार्क्स को समझ पाऊं, एंड ना आपको रिस्पॉन्स दे रहे हो। सो it is very difficult for me to understand your expressions. Okay, so this was the definition of elastic limit. Now, ये elastic limit जो हमने बोला, ये elastic limit किसके ऊपर डिपेंड करता है? On which factor it depends? Elastic limit किस फैक्टर पे डिपेंड करता है? Sir, material of the object. बहुत बढ़िया आंसर, क्या बात है हर्ष, एकदम सही है। मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है भाई, एकदम मतलब मुंह की बात छीन ली इन्होंने। या इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये जो इलास्टिक लिमिट है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? बॉडी टू बॉडी डिफर करता है, बॉडी टू बॉडी डिफर करता है। अभी आपके पास कोई एक बॉडी है एक्स नाम की, बाद में वाई नाम की बॉडी आ जाएगी, तो उसके लिए इलास्टिक लिमिट आपकी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी, बदल जाएगी। ओके, सो सेम सिचुएशन इज ओवर देयर। इलास्टिक लिमिट का जो वैल्यू है, इलास्टिक लिमिट जो हमारे पास है, वो बॉडी टू बॉडी डिफर करता है। ओके, और इलास्टिसिटी जो है वो क्या है? वो उस बॉडी की प्रॉपर्टी है। इलास्टिक लिमिट बॉडी की प्रॉपर्टी, इलास्टिसिटी जो है वो उसके मटेरियल की प्रॉपर्टी है। ठीक है, जो भी मटेरियल है उसके अंदर उसकी प्रॉपर्टी है इलास्टिसिटी, एंड इलास्टिक लिमिट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी। Now, after understanding what do we mean by elastic limit, we are moving towards the next definition, that is elastic fatigue. Elastic fatigue. तो पेज नंबर 100 नोट्स हमारी, उसमें इसकी डेफिनेशन दी हुई है। अगर आप रीड करके एक्सप्लेन कर पाओ तो दैट विल बी अ ग्रेट हेल्प फॉर मी। सो आपने कई बार देखा होगा जब आपको किसी मेटल का वायर मिल जाता है, लेट्स से एक स्टील का वायर आपको मैंने कहीं से ला करके दे दिया, तो बचपन में आपने देखा होगा आप उसको बार बार ऐसे 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 घुमा करके और बीच में से तोड़ दिया करते थे क्या ऐसा कुछ?
Yes, sir. तो दिस इज समथिंग लाइक व्हाट, उसी कुछ तरीके की चीज है ये। मैं आपको समझाता हूँ होता क्या है। जब आप उसको ऐसे बेंड करके बार बार इधर उधर कर रहे होते हो ना, सो यू आर अप्लाइंग सम अल्टरिंग फोर्स, यानी कुछ अल्टरनेट करता हुआ फोर्स आप अप्लाई कर रहे होते हो। ऐसा फोर्स जो कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है और वो बॉडी को क्या कर रहा है, डिफॉर्म कर रहा है। सो ये जो फोर्स है वो डिफॉर्मिंग फोर्स तो है, लेकिन इसके अंदर एक और खास प्रॉपर्टी है, एंड दैट स्पेशल प्रॉपर्टी इज कि वो अल्टरनेट है, चेंज हो रहा है कंटिन्यूअसली, कांस्टेंट नहीं है, बदल रहा है लगातार। सो इलास्टिक फटीग के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट टर्म जो आपके पास है, दैट इज अल्टरनेटिंग डिफॉर्मिंग फोर्स। अल्टरनेटिंग डिफॉर्मिंग फोर्स। सो ये दिस इज द की वर्ड फॉर इलास्टिक फटीग की डेफिनेशन में। बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इसका। अगर डेफिनेशन में आपका ये वर्ड मिसिंग होगा तो मार्क्स आपको नहीं मिल सकते हैं। सो इफ आई वांट टू डिफाइन दिस इलास्टिक फटीग, देन व्हाट आई हैव टू डू। अब ये पहले हम पूरी चीजों को समझ लेते हैं, देन वी विल डिफाइन दिस। तो जो स्टोरी की मैं आपसे बात कर रहा था, जिसके अंदर हमने क्या किया था, एक वायर को लिया और वायर को लेने के बाद उसको कंटिन्यूअसली ऐसे बेंड करके ऐसे 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 लगातार उसको बेंड करते गए, ठीक है। तो व्हाट वी वर डूइंग, हम उसके ऊपर अल्टरनेटिंग डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई कर रहे थे। एंड इसकी वजह से होता क्या है कि एक टाइम इंस्टेंट के बाद उसकी अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज को रीगेन करने की जो प्रॉपर्टी है वो खत्म हो जाती है, एंड हो जाती है, समाप्त हो जाती है। लाइक मैं आपको एक एग्जांपल लाइव दे देता हूं। देखो ये है, ठीक है। पहले मैंने इस पे ऐसे फोर्स अप्लाई किया, देखो ये बेंड हो गई है ना। अभी छोड़ दिया तो ये थोड़ी रीगेन कर लिया इसने अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज को, समझना, ठीक है। फिर मैंने इसके ऊपर ऐसे ही फोर्स अप्लाई किया, फिर मैंने छोड़ दिया, तो फिर से इसने अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज को रीगेन कर लिया। अब मैं क्या कर रहा हूं, लगातार इस पे ऐसे 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 फोर्स अप्लाई करते जा रहा हूं, ठीक है। अल्टरनेटिंग फोर्स अप्लाई कर रहा हूं। तो इस अल्टरनेटिंग फोर्स की वजह से अब देख लो कुछ तो गड़बड़ हो गया है। ये पेन जो अभी तक आपको सीधी दिखाई पड़ रही थी ना, अब वो सीधी नहीं दिख रही है, यहाँ वाले पार्ट पे कुछ बेंड हो गई है। अभी मैं इस पे और अल्टरिंग फोर्स अप्लाई करता हूं, देखो दिख रहा है क्या? अरे यार, हाँ है ना? Yes. Yes. Yes, sir. Yes. गुड। सो यहां पर हमने क्या किया कि अल्टरनेटिंग डिफॉर्मिंग फोर्स लगा दिया, जिसकी वजह से ये अपनी ओरिजिनल जो पोजीशन थी, ओरिजिनल जो इसका कॉन्फ़िगरेशन था, उसको नहीं रीगेन कर पा रहा। लेकिन आप ध्यान दोगे तो मैंने इसको जब रिलीज किया था तो यहां पे ले जाके छोड़ा था, और धीरे धीरे आप देखोगे कि थोड़ा थोड़ा सीधा होती जा रही है, हल्का हल्का, बहुत ही माइन्यूट लेवल के ऊपर। आप अपने साथ में जब ये एक्सपेरिमेंट कर रहे होगे तब आपको पता चलेगा। यानी कि टोटली तो इसकी इलास्टिसिटी लॉस नहीं हुई है, एक टेम्परेरी लॉस हुआ है। क्या हुआ है? टेम्परेरी लॉस हुआ है इलास्टिसिटी का। और क्यों ऐसा हुआ है? क्योंकि आपने जो फोर्स अप्लाई किया डिफॉर्मिंग, वो अल्टरनेटिंग था, कंटिन्यूअसली बदल रहा था, कभी बढ़ जा रहा था, कभी कम हो जा रहा था, कुछ अल्टरनेट होता हुआ रह रहा था, ठीक है, यानी चेंज हो रहा था वो फोर्स। आई होप समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। Yes, sir. सो अगर मुझे डिफाइन करना हो इस टर्म को, तो लॉस किसका हुआ है? इलास्टिसिटी का। टेम्परेरी हुआ है कि परमानेंट हुआ है? टेम्परेरी हुआ है। सो द टेम्परेरी लॉस ऑफ elastic properties, the temporary loss of elastic properties of a body due to what? This, due to alternating deforming force, that is called elastic fatigue. इसे हम क्या बोलते हैं? elastic fatigue बोलते हैं। आई क्या बात समझ में सबको?
Yes, sir. तो Yes, फाइनली, sir. यस, ग्रेट ग्रेट. सो अगर फाइनली मैं इसको एक साथ पूरा सारा कंबाइन करके डेफिनेशन बोलूं, so the definition is the temporary loss of elastic properties of a body due to alternating deforming forces, that is known as elastic fatigue. Example तुम्हारे सामने. Done. Now इसके बाद हमारे पास आता है इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट. तो देखो, इसके ऊपर मैंने फोर्स अप्लाई किया और ये मैंने पहले इसको यहां तक ले आया. देखो, ये 90 डिग्री का एंगल मैंने फॉर्म करवा दिया है. ठीक है, देख लो 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है. ठीक है, जब मैं इसको रिलीज कर रहा हूं तो देखो कुछ इंस्टेंट ऑफ टाइम इसमें लग रहा है कि जिससे ये अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज की तरफ जाना चालू करती है. देयर इज सम टाइम डिले. ऐसा नहीं है कि मैंने इधर ऐसे छोड़ा और ये तुरंत सीधी हो गई. तुरंत ऐसा नहीं हो रहा है. इट इज टेकिंग अ बिट अमाउंट ऑफ टाइम. भले ही वो टाइम बहुत छोटा है, बट येट दैट इज देयर, वो वहां पर है. इफ यू रिमेंबर, तो न्यूटन का जो थर्ड लॉ था उसमें जैसे ही एक्शन होता था, इमीडिएट मोमेंट के ऊपर ऑन द सेम मोमेंट रिएक्शन चालू हो जाता था. होता था कि नहीं होता था? लेकिन यहां Yes, जो sir. डिफॉर्मेशन हुआ है, उस डिफॉर्मेशन से बॉडी को अपनी ओरिजिनल साइज को रीगेन करने में कुछ टाइम लगता है. देयर इज सम टाइम. वो लगता है, उसके बाद ही वो अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज को रीगेन कर पाती है. एंड इसी को हमने नाम दिया हुआ है इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट. तो ये डेफिनेशन अब मेरे को बता रहे होंगे विधान. विधान, आर यू देयर इन द लेक्चर? खुशिल से पूछ लेते हैं. Yes, sir. बच्चे, कैन यू डिफाइन दिस इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट? So the time delay for a body to regain its original position after a force is applied on it, a deforming force is applied on it. अप्लाइड ऑन इट और रिमूव्ड? रिमूव्ड Removed, sir. नहीं यार, कंफर्म कर लो कि रिमूव करने के बाद जो टाइम लगता है वो. Remove. यस, रिमूव करने के बाद जो टाइम लगता है वो. ध्यान रखना इस बात को, क्योंकि बहुत छोटी छोटी डिटेल्स में आपके लिखने में मिस्टेक होगी एंड मार्क्स कट जाएंगे. तो डोंट डू दैट. द डेफिनेशन इज, बाकी सब कुछ करेक्ट था जो हमें खुशिल ने बताया, बट वहां पर जो एप्लीकेशन है, फोर्स का एप्लीकेशन उसके बाद नहीं, रिमूवल के बाद का टाइम डिले, वो हमको कंसिडर करना होता है. सो लेट मी डिफाइन इट वंस. The definition is the time delay in which the substance regains its original shape or size या original configuration after removal of deforming forces, that is known as elastic after effect. I hope ये सबको clear हो गई होगी definition. If Yes, sir. then Yes, sir. okay, done. So now आपके दिमाग में एक क्वेश्चन ये जरूर आया होगा कि सर, ये जब हम फोर्स की बात करते हैं, जब हम इसके ऊपर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं बॉडी के ऊपर, तो वो अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज को रीगेन करती कैसे है? हाउ इट कैन रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज? तो उसके लिए नोट्स के पेज नंबर 101 के ऊपर एक आपको स्पेशल मॉडल दे रखा हुआ है, जिसका टाइटल है स्प्रिंग बॉल मॉडल. एंड उस स्प्रिंग बॉल मॉडल में स्प्रिंग और बॉल हम यहां पर ड्रॉ कर रहे हैं.
देखना बहुत ज्यादा बड़ी ड्राइंग नहीं बनाऊंगा, मैं एक ही पार्ट में आपको एक्सप्लेन करने का ट्राई करूंगा। तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको दे रखा हुआ है। इसमें ये जो मैंने स्ट्रेट लाइन बनाई हुई है ये भी एक स्प्रिंग की तरह काम करती है। दिस इज ऑल्सो वर्किंग लाइक अ स्प्रिंग। सो जितने भी आप यहाँ पे बॉन्ड देख सकते हो इन दोनों के बीच में, वो सारे के सारे बॉन्ड एक स्प्रिंग की तरह हैं। तो इसीलिए इस पूरे मॉडल को स्प्रिंग बॉल मॉडल भी कहा जाता है। सो व्हाट वी आर डूइंग इज कि इसके एक एंड को, पीछे वाले एंड को लेट्स से एक वॉल के अंदर आपने ले जाकर के फिक्स कर दिया, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये ही दो ही चीजें थी अपने पास, यानी दो ही पार्ट थे। तीसरा एक और इसमें पार्ट था, लेट्स से ये है 3 4, ये हमने इसको कर दिया कनेक्ट। ओके, तो कुछ इस तरीके की कहानी है। जितनी भी इसमें आपको ये बॉन्ड दिख रहे हैं दोनों के बीच में, वो सारे बॉन्ड क्या है, स्प्रिंग की तरह बताए गए हैं। दे आर द स्प्रिंग। अब जब आप इसको प्रेस करते हो, बाहर से इसे प्रेस करते हो, ठीक है, तो प्रेस करने पर ही क्या होता है कि ये जो बॉन्ड है वो कॉन्ट्रैक्ट होना चालू होते हैं। ये जो बॉन्ड की लेंथ है वो क्या होनी चालू हो जाती है, छोटी होनी चालू हो जाती है। यस और नो? Yes, sir. Yes, स्प्रिंग sir. है, यस। अगर स्प्रिंग है तुम्हारे पास, उसको तुम प्रेस करोगे तो स्प्रिंग क्या होगी, छोटी होगी कि और लंबी हो जाएगी? आपका मौन मुझे बता रहा है। यस, सर छोटी होगी। छोटी होगी सर। गुड। सो वो जो लेंथ है उसकी वो डिक्रीज हो जाएगी। सिमिलरली यहां पर भी जब मैं इसको बाहर से एक फोर्स अप्लाई करूंगा, तो फोर्स अप्लाई करते ही यहां पर बॉन्ड लेंथ क्या होती जाएगी, छोटी होती चली जाएगी, ठीक है। बाद में जब अपने एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स को मैं रिमूव भी करूंगा ना, तो भी प्रॉब्लम एक रहेगा, एंड दैट प्रॉब्लम इज कि ये जितनी बॉन्ड लेंथ पहले थी उतनी की उतनी बॉन्ड लेंथ अब एग्जैक्ट नहीं हो पाएगी, थोड़ा सा तो वेरिएशन आ जाएगा। एंड बिकॉज देयर इज सम वेरिएशन, इसीलिए वी विल से दैट इट इज नॉट 100% इलास्टिक। 100% इलास्टिक इसीलिए हम इसको बोलते नहीं है। रीजन क्या है, कुछ तो वेरिएशन रह गया। तो ये स्प्रिंग बॉल मॉडल के अकॉर्डिंग आपको पूरा समझाया हुआ है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देयर इज नो इंपॉर्टेंस ऑफ दिस, बट या फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पसेस दिस इज अ गुड मॉडल जिसके ऊपर से आप समझ सकते हो। जैसे मैंने इसको कंप्रेस किया तो बॉन्ड लेंथ इसकी छोटी हो गई, लेकिन जब मैं रिलीज करता हूं तो वो बॉन्ड लेंथ फिर से क्या हो जाती है, इक्वल टू ओरिजिनल टाइप की हो जाती है ऑलमोस्ट। और उस टाइम पर हम बॉडी को इलास्टिक बॉडी डिक्लेयर कर देते हैं। Done. So after understanding these many terms, I think हमने 4 5 7 8 9 10 to 11 definitions cover कर ली। पहली definition थी deforming force की, then elastic body elasticity, plastic body plasticity, perfectly elastic perfectly plastic, elastic limit, elastic fatigue and elastic after effect। ये सारी definition हमने अभी तक देख ली है। So after understanding and learning all about the terms, अब हम आते हैं इस चैप्टर के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन की तरफ जिसका नाम है स्ट्रेस। और न्यूमेरिकल आपको इसके ऊपर से भरचक मिलने वाले हैं। सो कॉन्सेप्ट को समझ जरूर लेना, बिकॉज बहुत सारे मिसकंसेप्शंस इसमें रह जाते हैं लोगों को। चलिए, सो स्ट्रेस की हम बात कर रहे थे। क्या होता है स्ट्रेस? लेट्स से हमारे पास एक बॉडी है जो सिलिंड्रिकल शेप की है। तो दिस इज द बॉडी whose shape is a bit cylindrical, cylindrical जैसा लग रहा है।
सो इसको हम सिलेंड्रिकल शेप मान लेते हैं. एंड नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज कि मैं इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई कर देता हूं, विच इज नोन एज द डिफॉर्मिंग फोर्स, जो इसको डिफॉर्म करने का काम कर रहा है. लेट्स से ये मैंने इसके ऊपर एक फोर्स लगा दिया. ठीक है. नाउ अगर ये सॉलिड की बनी हुई है, इफ इट इज मेड अप ऑफ अ सॉलिड, तो क्या ये अपने शेप एंड साइज को बहुत ज्यादा चेंज होने देगी या बहुत कम चेंज होने देगी या नहीं चेंज होने देगी? व्हाट कैन यू से इन दैट? Am I clear with my question? क्या मैंने क्वेश्चन आपको क्लियर कर दिया है? Again I am repeating, my question is कि ये जो F जितना फोर्स हमने इस सॉलिड बॉडी के ऊपर लगाया है, इस डिफॉर्मिंग फोर्स की वजह से आपको क्या लगता है सॉलिड बॉडी में कितना डिफॉर्मेशन आएगा? बहुत ज्यादा, बहुत कम या नहीं आएगा? सर कम आएगा. कम आएगा. गुड. इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं तो यहां पर स्टोरी कुछ ऐसी है कि जो फोर्स आपने अप्लाई किया है ऑलमोस्ट उतना ही फोर्स इसका अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करने लगा है. यानी कि ये जो फोर्स है ये अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज को क्या कर रहा है? रिस्टोर करने का ट्राई कर रहा है. क्या कर रहा है? ये अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज को रिस्टोर करवाने का ट्राई कर रहा है. इसीलिए इस फोर्स को, ये जो फोर्स है जो बॉडी के ओरिजिनल शेप एंड साइज को रिस्टोर कराने का काम कर रहा है, उसको हम बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स. क्या बोलते हैं? रिस्टोरिंग फोर्स. Restoring force. Yes, that is known as restoring force. So restoring force का मतलब है a force which can restore the original shape and size or original configuration of a body. That is called restoring force. अब अगर यहाँ का क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, अगर इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है? A है, तो A क्रॉस सेक्शनल एरिया में रिस्टोरिंग फोर्स कितना लग रहा है? F जितना. देखो ये एरो मैंने बनाया हुआ है ना अंदर की तरफ, यानी कि ये रिस्टोर करने का ट्राई कर रहा है. सो पूरे A एरिया में कितना रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है? F जितना. सो यूनिट एरिया में कितना रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा? दैट विल बी F डिवाइडेड बाय A. एंड दिस इज व्हाट वी कॉल स्ट्रेस, रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा. ये ऐसे बन रहा है सिग्मा. तो सिग्मा बराबर आ गया आपके पास इक्वेशन F बाय A. भाई प्रॉब्लम किसी को? Sir. यस. कोई भी जो इश्यू फेस कर रहा हो इस डेफिनेशन में? ओके. बट ये तो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको करके बताया, लिखोगे कैसे इसको? दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, क्योंकि डेफिनेशन पूछी हुई है तो फॉर्मूला लिख करके आप पूरे मार्क्स नहीं पा सकते हो. तो आप उसको डिफाइन कैसे करोगे? सो विच एफ इज दिस, डिफॉर्मिंग फोर्स और रिस्टोरिंग फोर्स? रिस्टोरिंग force. Great. And it is divided by what? Area? Yes or no? यस. Yes, sir. So can I say this term as restoring force per unit area? Yes, Yes. sir. Yes, sir. Stress. That is stress. तो कौन डिफाइन करके बता देगा अब मेरे को? सर मैं बता दूं. बिल्कुल. Stress is defined as a restoring force per unit area of cross section. वेरी गुड, बहुत बढ़िया. अब ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है ये इंटरनल है या एक्सटर्नल है केविन? सर इंटरनल. Yes. So sometimes the same definition is also written as
इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, ये भी क्या है हमारा स्ट्रेस है। आई होप आप समझ पा रहे हो इसको। स्ट्रेस Yes. इक्वल्स टू इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। सो डेफिनेशन अगर हमारे पास आती है तो द इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज स्ट्रेस। नाउ अगर हम इसको एक स्ट्रेस की डेफिनेशन की बात कर रहे हैं तो फोर्स बाय एरिया से अगर हम इसको डिफाइन कर रहे हैं तो क्या आप मेरे को बता सकते हो कि ये स्केलर क्वांटिटी होगी या वेक्टर क्वांटिटी होगी? क्वेश्चन ट्रिकी है। स्ट्रेस स्केलर है या वेक्टर है? डेफिनेशन देखिए, आपके सामने लॉजिक्स बनेंगे, लॉजिक के अकॉर्डिंग आप आंसर दो। क्या लगता है आपको? सर स्केलर। स्केलर है, ओके। और कोई? क्या स्केलर से सभी लोग एग्री करते हैं? Yes, sir. Yes, sir. ओके। सो 3 लोग मुझे मिल चुके हैं जो स्केलर पे एग्री कर रहे हैं। बाकी उनके लिए इसको वेक्टर समझा जाए क्या? नहीं। Done. So let me answer this tricky one. बच्चे, स्ट्रेस ना तो स्केलर है और ना ही वेक्टर है, या ऐसा समझ लो स्ट्रेस स्केलर भी है वेक्टर भी है, या तो दोनों नहीं है या तो दोनों ही है। ऐसा समझो इस चीज को। यानी कि स्ट्रेस ना तो आपकी स्केलर क्वांटिटी है और ना ही वेक्टर क्वांटिटी है। यूनिट इसका हम पूछ लेते हैं। तो फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। Newton. न्यूटन। बहुत बढ़िया। एंड एरिया का एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर को हम क्या नाम देते हैं? यूनिट ऑफ स्ट्रेस। लेकिन ये एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट ऑफ स्ट्रेस है, विच इज इक्वल टू एन अपॉन मीटर स्क्वायर, न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। नाउ कैन एनीबॉडी, कोई मेरे को ये बता सकता है इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा? L minus M. 1 T minus 2. L minus 1 T minus 2. Okay, so this is the dimensional formula of stress, और फॉर्मूला है फोर्स पर यूनिट एरिया। ना तो ये स्केलर है ना तो वेक्टर है, यूनिट है न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर। नाउ अगर और इसको मैं थोड़ा डिटेल में लेके चलूं तो हमेशा ध्यान रखना कि जो भी आप मटेरियल ले रहे हो, जो भी मटेरियल की आप बात कर रहे हो, उसके लिए स्ट्रेस जो डिफाइंड है दैट इज इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया डिफाइंड है। लेकिन कई बार आप क्या करोगे, ये जो एक्सटर्नल है और ये जो इंटरनल है दोनों को इक्वल ले लोगे। उसका रीजन ये है कि इन दोनों में डिफरेंस सॉलिड्स के अंदर बहुत कम होता है। देयर इज अ वेरी स्मॉल डिफरेंस बिटवीन देम। इस अप्लाइड फोर्स में जिसकी वजह से डिफॉर्मेशन हो रहा है, और ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है इसमें डिफरेंस बहुत कम होता है कई बार। और अगर ऐसी कोई कंडीशन है तो एट दैट टाइम ये जो फोर्स है एक्सटर्नली वाला जो है वो इंटरनल वाले के ऑलमोस्ट क्या हो जाता है? इक्वल। यानी आप एक्सटर्नल फोर्स को ही रिस्टोरिंग फोर्स की तरह कंसिडर कर रहे होते हो। सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड इन दैट। आप इंटरनल फोर्सेस, ये जो हमारे पास है रिस्टोरिंग फोर्स, इसको अगर कैलकुलेट करना है तो आप ये मेथड अप्लाई कर सकते हो कि भाई हैंग कर रखा है लेट से आपने किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे, तो इस पर नीचे की तरफ वेट क्या लग रहा होगा? 15G लग रहा होगा। तो वही ये चीज आप इसके इक्विवेलेंट ले सकते हो, लेकिन वो तभी ऐसा हो सकता है
जब साइज कैसा हो, बहुत छोटा हो चीजों का, जब हम बहुत बड़ी चीज के साथ डील नहीं कर रहे हो। वो भी चीज क्लियर है आपको? यस सर। Yes, sir. गुड, बहुत बढ़िया। सो ये था हमारे पास स्ट्रेस। लेट्स टॉक अबाउट प्रेशर एंड स्ट्रेस। इन दोनों का एक कंबाइंड हम वो स्टडी करते हैं। तो प्रेशर का भी जो यूनिट है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, उसका भी फॉर्मूला फोर्स पर यूनिट एरिया है। जैसे यहाँ फोर्स पर यूनिट एरिया में रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट आया, इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया आया, वैसे ही जो ये वाला हमारे पास फोर्स पर यूनिट एरिया है, इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया में ये जो F हमारा है वो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स रिप्रेजेंट कर रहा है, ओके, एंड दिस A इज रिप्रेजेंटिंग द एरिया। प्रेशर का भी फॉर्मूला हमारा सेम होता है, F/A। इसका भी डायमेंशन जो है वो सेम होता है, न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। यूनिट डायमेंशंस क्या है? m1 l -1 t -2। बस बेसिक डिफरेंस इन दोनों की डेफिनेशन में है। एक की डेफिनेशन में हम किसका यूज करते हैं? इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स का, और दूसरे में हम अप्लाइड फोर्स का यूज करते हैं। ये बेसिक डिफरेंस है दोनों में। फॉर्मूला दोनों का सेम है, प्रेशर और स्ट्रेस दोनों का फॉर्मूला सेम है। बस द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दोज टू इज कि एक जो हमारे पास है दैट इज, यार अनम्यूट करो, Internal restoring. यस, वन इज इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स एंड दूसरा है अप्लाइड फोर्स। यस, यू कैन कंसिडर इट अ बिट, एक इस तरीके से आप कंसिडर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए, दोनों ही डायरेक्शन लेस होते हैं, यानी इनका कोई डायरेक्शन जैसा कुछ होता नहीं है, या ऐसा आप समझ लो, ना तो वेक्टर है ना ही स्केलर है, इस तरीके की कुछ सिचुएशन उनकी भी होती है। अब ये समझने के बाद कि स्ट्रेस जो है हमारे पास ये आती है, अब ये स्ट्रेस हो कितने टाइप की सकती है? हाउ मेनी टाइप ऑफ स्ट्रेस आर देयर? तो लेट्स टॉक अबाउट दैट। तब तक धवल हमको बाकी चीजें रिवाइज करवा रहा होगा। सो इन तीन चीजों के बारे में अपने को बात करनी है। वी हैव टू टॉक अबाउट दीज थ्री थिंग्स। फर्स्ट वन इज लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन, सेकंड वन इज वॉल्यूमेट्रिक और वॉल्यूम स्ट्रेन, स्ट्रेस, सॉरी, longitudinal stress, second one is volume stress, and third one is tangential और shearing stress। तो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो मैं फोर्स अप्लाई करता हूँ वो मैं तीन तरीके से अप्लाई कर सकता हूँ। Sir, यस, sir, can you show that यस, श्योर श्योर। different? सो किसी भी बॉडी के ऊपर वी कैन अप्लाई द फोर्स बाय थ्री मीन्स, तीन तरीके से हम उस फोर्स को अप्लाई कर सकते Thank you, हैं। sir. लेट मी वेलकम, लेट मी टॉक इट वन बाय वन। सबसे पहले तो उस ऑब्जेक्ट के लेंथ के अलोंग फोर्स लगा सकते हैं। जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ये इसकी लेंथ है, इसके लेंथ के अलोंग हम क्या करते हैं? फोर्स अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन में जब आप लेंथ के अलोंग ये फोर्स लगाते हो, तब जो रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया आता है उसको हम बोलते हैं लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन, क्योंकि यहाँ पे लेंथ के अलोंग काम चल रहा है। किसके अलोंग काम चल रहा है?
लेंथ लेंथ के अलोंग। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि जब आप उसको खींच रहे हो, जब आप ऑब्जेक्ट को खींच रहे हो, तो एट दैट मोमेंट उसके जो बॉन्ड की लेंथ है वो इंक्रीज हो जा रही है, दैट्स व्हाई वो क्या हो जा रहा है, साइज में बड़ा हो जा रहा है। एंड इट क्लियरली मीन्स दैट कि वहां पर कौन सी जो स्ट्रेस है डेवलप होगी, वो लेंथ को रेजिस्ट करने वाली स्ट्रेस डेवलप होगी, एंड उसी को हमने नाम दिया हुआ है लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस। तो ये फर्स्ट डेफिनेशन है। सेकंड आता है हमारे पास बल्क और वॉल्यूम और हाइड्रोलिक स्ट्रेस, जिसको आप बोलते हो। तो जब आप किसी ऑब्जेक्ट को लिक्विड के अंदर रख देते हो, वाटर है या कोई दूसरा भी है, तो उस टाइम